हेलो स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम साम्यावस्था चैप्टर का आज का टॉपिक है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट इन द आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी अम्लों एवं क्षारकों के आयनन में समायन प्रभाव। तो कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ एसिटिक एसिड डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड एज एसिटिक एसिड का वियोजन हम देख रहे हैं। तो CH3 COOH aqueous gives H ion plus acetate CH3 COO minus ion aqueous। इसको हम लिख सकते हैं CH3 COO minus is acetic acid and represented by AC, and this one is H, so we write that HAC. So HAC gives H plus AC minus, ये हम लिख सकते हैं इसकी जगह। Now equilibrium constant Ka is equal to H plus into acetate ion upon HAC। तो ये इस तरह से हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एसिटिक अम्ल के विलयन में, तो एसिटिक अम्ल CH3 COOH के विलयन में एसीटेट आयन को मिलाने पर यदि हम एसीटेट आयन और मिलाएं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है। तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ऑन द एडिशन ऑफ एसीटेट आयन्स टू एन एसिटिक एसिड सॉल्यूशन रिजल्ट्स in decreasing the concentration of H plus ion, hydrogen ion, and also if H ions are added from an external sources, then the equilibrium moves in the direction of undissociated acetic acid in a direction of reducing the concentration of hydrogen ion। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि साम्यावस्था में अवियोजित एसिटिक अम्ल की तरफ यदि हम इस प्रकार से एसिटिक अम्ल के विलयन में एसीटेट आयन मिलाते हैं तो H आयन की जो सांद्रता है वो क्या होती है, घटती है। और इसी तरह हम यदि किसी बाह्य स्रोत से H आयन मिलाएं तो साम्यावस्था अवियोजित, यानी कि जो रिमेनिंग एसिटिक एसिड है तो अवियोजित एसिटिक अम्ल की तरफ विस्थापित हो जाती है, अर्थात उस दिशा में अग्रसर होती है जिससे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती हो, यानी हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता हो। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव यानी कि कॉमन आयन इफेक्ट इसको कहते हैं। तो ये समझ में आ गया टॉपिक हमको, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। चलिए इसके बाद में हम नया इस देखते हैं लवणों का जल अपघटन और उनके विलयन का pH। तो कॉमन आयन इफेक्ट हो गया कंप्लीट हमारा। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स एंड द pH ऑफ देयर सॉल्यूशन, यानी कि लवणों का जल अपघटन। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, जल अपघटन। एवं इनके विलयन का pH। तो अम्ल तथा क्षार के निश्चित अनुपात में अभिक्रिया द्वारा बनाए गए लवणों का जल में आयनन होता है। आयनन द्वारा बने धनायन और ऋणायन जो होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स, जलीय विलयन में कैसे रहते हैं, जल योजित रहते हैं। ये जल से अभिक्रिया करके अपनी प्रकृति के अनुसार अम्ल या क्षार बनाते हैं। तो जल तथा धनायन अथवा ऋणायन दोनों से होने वाली अन्योन्य अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस, यानी कि जल अपघटन कहते हैं। तो इस प्रकार की जब जल अपघटन की अभिक्रिया होती है तो उससे क्या होता है, पीएच प्रभावित होता है।
तो प्रबल क्षारकों जो होते हैं, प्रबल क्षारकों द्वारा दिए गए धनायन कौन से होंगे? द्वारा दिए गए धनायन पता है हमको, तो Na+, K+, Ca+2, Ba+2 ये सब क्या है? धनायन है। तथा प्रबल अम्लों द्वारा, ये तो प्रबल क्षारकों द्वारा कौन से धनायन दिए जाते हैं वो बताया मैंने। प्रबल अम्लों द्वारा इस दिए गए ऋणायन यानी कि नेगेटिव आयन, तो नेगेटिव आयन कौन से होंगे? Cl-, Br-, NO3-, एक होता है ClO4-1, ये सब जल योजित होते हैं। और इनसे यदि इन प्रबल अम्लों और प्रबल क्षारकों से बने लवणों के घोल कैसे होते हैं? हमेशा प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारकों से बने हुए जो घोल होते हैं वो कैसे होते हैं? उदासीन, यानी कि न्यूट्रल होते हैं। और न्यूट्रल होने के कारण उनकी जो पीएच होती है वो कैसी हो जाती है? 7। पीएच क्या आएगी उनकी? 7 हो जाती है। तो अब हम कुछ दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारकों के जल योजन का, जल अपघटन जो होता है उसका विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम दुर्बल अम्ल किसको लेते हैं? दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का लवण ले, तो उसका उदाहरण लेंगे तो CH3COO Na। तो यहाँ हमें समझ में आना चाहिए कि CH3COO तो वो कहाँ से आया है? एसिटिक अम्ल CH3COO H से, और Na कहाँ से आया है? प्रबल क्षार NaOH से। इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया करके ये सॉल्ट बनाया है। ये क्या है? विक एसिड एंड दिस वन इज स्ट्रॉन्ग बेस। उसमें से एक क्या बना है? सॉल्ट बना है। इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं, प्रबल अम्लों एवं दुर्बल क्षारकों के लवण। तो प्रबल अम्ल कौन सा है इसमें? वो दुर्बल क्षारक। तो प्रबल अम्ल आएगा HCl एंड दुर्बल क्षारक NH4OH। तो इसमें से सॉल्ट कौन सा बना है? NH4Cl। तीसरा हम लेते हैं दुर्बल अम्लम और दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार तो CH3COOH और दूसरा कौन सा आएगा? NH4OH। तो NH4 इसमें, इसके साथ में NH4OH, ये मिलकर के ये H और OH बन के कौन सा सॉल्ट बनाएंगे? CH3COO NH4। और ये OH H के साथ में क्या करेगा? H2O फॉर्म करेगा। तो इस तरह के जो बनते हैं, इन तीनों के अपन अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें pH क्या होगी? एसिटिक अम्ल, दुर्बल अम्ल है जो विलयन में आयनित होता है, और इसी कारण विलयन में OH आयन जो है, ये OH आयन की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है जो विलयन को क्षारीय बनाती है। और इससे तरह के बने विलयन जो होते हैं उनकी pH 7 से कैसी होगी? ज़्यादा होगी। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो इसमें NH4Cl और NH4OH, ये Cl HCl और
NH4OH से मिलके बनते हैं। तो ये कैसा है, दुर्बल क्षारक है और ये विलयन में आयनित रहते हैं, इसके लिए H आयन का सांद्रण इसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और H आयन का सांद्रण बढ़ने के कारण NH4Cl के जल में विलयन का pH कैसा होगा, NH4Cl का जल में जो विलयन होगा उसका pH 7 से कम होगा। इसी तरह से इसमें देखें हम तो एसिटिक अम्ल एंड NH4OH आंशिक रूप से अभिक्रिया होती है इसमें, और इनका जो pH है वो pH 7 से ज़्यादा होगा। तो ये हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है बफर विलयन। बफर विलयन क्या होते हैं? Many body fluids like blood, urine have definite pH, and any deviation in their pH indicates the manufacturing of our body. The control of pH is also very important in many chemical and biochemical processes. Many medical and cosmetic formulations require that this be kept and administered at particular pH. तो शरीर में उपस्थित कई ऐसे तरल पदार्थ जैसे कि रक्त है, मूत्र है आदि के pH निश्चित होते हैं, और pH में हुआ परिवर्तन शरीर के ठीक से काम न करने की तो मेल फंक्शनिंग का सूचक होता है। और कई रासायनिक एवं जैविक अभिक्रियाओं में pH का निश्चित होना आवश्यक होता है। तो कई औषधि और ऐसे कॉस्मेटिक चीज़ें होती है जिसमें एक निश्चित pH के ऊपर उनको बनाया जाता है। तो ऐसे विलयन जिनका pH तनु करने अथवा अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने के बाद भी अपरिवर्तित रहता है उसे हम क्या कहते हैं, बफर विलयन कहते हैं। The solutions which resist change in pH on dilution or with the addition of small amount of acid and base को हम क्या बोलते हैं, alkali, are called buffer solution. The solutions which resist change in pH on dilution or with the addition of small amounts of acid or alkalis are called buffer solutions. The buffer solutions are of two types: acidic buffer solution and basic buffer solution. The buffer solutions known pH can be represented from the knowledge of pKa. इसका जो pH होता है वो pKa पे डिपेंड करता है। And the acid, the knowledge of pKa of the acid or pKb of bases, and by controlling the ratio of the salt and acid or salt and base, salt and acid का रेशियो and salt and base का रेशियो। A mixture of acetic acid and sodium acetate act as a buffer solution around the pH 4.75. किसका मिक्सचर? मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH and salt of and sodium acetate CH3COONA का जो मिक्सचर होता है वो एज ए बफर सॉल्यूशन एक्ट करता है और उसकी pH होती है 4.75। एंड द मिक्सचर ऑफ एग्जाम्पल है ये मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH
एक्ट एज द बफर अराउंड पीएच। इनकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 9.25 पीएच। तो इसका हायर क्लासेस में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं और उसके टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर के लिए पीके और बेसिक बफर के लिए पीके बी का कंट्रोल किया जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक। अब हम देखते हैं इसमें एक नया और टॉपिक है हमारे लिए, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो हमें ज्ञात है कि जल में आयनित ठोसों की विलेयता में बहुत अंतर होता है। इनमें से कुछ इतने अधिक विलेय होते हैं कि वे प्रकृति में आर्द्रताग्राही होते हैं और कुछ बहुत ही कम मात्रा में विलेय होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अविलेय। तो विलेयता कई बातों पर निर्भर करती है, जिसमें से मुख्य है कि लवण की जालक ऊष्मा, यानी कि जालक ऊष्मा यानी उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, लेटिस एंथैल्पी, तथा विलयन में आयनों की विलायक एंथैल्पी। एक लवण को विलायक में घोलने के लिए आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल से आयन विलायक अन्योन्य क्रिया अधिक होनी चाहिए, और आयनों की विलायक एंथैल्पी को विलायकीयन के रूप में निरूपित करते हैं। तो सदैव वो उसका मान कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो अतः विलायकीय प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है और विलायकीय ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो अब लवणों को उनकी विलेयता के आधार पर हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो 3 भागों में कौन कौन से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, हमारी कैटेगरी क्या है कि विलेयता के आधार पर। तो एक तो हम कर सकते हैं कि सॉल्युबल, यानी कि विलेय। दूसरी कैटेगरी है हमारी स्लाइटली सॉल्युबल, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, कुछ कम विलेय। और तीसरा होता है हमारा स्पैरिंगली सॉल्युबल, यानी कि अल्प विलेय। तो ये 3 कैटेगरी में हम इनको बांट सकते हैं। अब हमारा जो है वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, यानी कि विलेयता गुणनफल स्थिरांक। इसकी बात करें हम तो सबसे पहले हम देखते हैं बेरियम सल्फेट का ठोस लवण जो उनके संतृप्त जलीय विलयन के संपर्क में है, और उस पर हम विचार करते हैं। तो वी टेक एन एग्जांपल ऑफ solid like barium sulfate in contact with saturated aqueous its solution. तो BaSO4 solid reversible reaction, saturated solution किसमें डिवाइड होता है, Ba+2 प्लस SO4 -2। ये क्या है, एक्वेस है, ये भी एक्वेस में है, और इन वाटर। अब इसके लिए हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो K इज इक्वल टू Ba+2
into SO4 minus 2 upon BaSO4. For a pure solid substance, the concentration remains constant. ये कैसा है? सॉलिड है. ये कैसा है? सॉलिड है. तो इसका जो concentration होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है. सो KSP is equal to K into BaSO4 is equal to concentration of Ba plus 2 and concentration of SO4 minus 2. So where is a KSP? The solubility, इसको हम कहते हैं solubility solubility product constant. या तो इसको सिंपली हम कहते हैं solubility product. In short इसको कहते हैं solubility product. And experimental value of KSP for above reaction at 298 Kelvin, KSP is equal to 1.1 into 10 raised to minus 10. This means that for solid barium sulfate in equilibrium with its saturated solution, the product of the concentration of barium and sulfate ions is equal to its solubility product, and the concentration of these two ions will be equal to the molar solubility of the barium sulfate, and this one is S. यदि इसकी भी S है और इसकी भी S है तो KSP is equal to क्या होगा? S into S, and where S into S is equal to KSP is equal to S square, and where S is equal to root KSP, and this is the relation between solubility and solubility product. तो ये इस तरह से हम इसका रिलेशन डेवलप कर सकते हैं. तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि solubility is equal to the अंडर रूट ऑफ KSP. तो ये क्लियर हो गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या होता है हमारा. ये चलिए, तो कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉल्ट्स. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स लाइक फॉस्फेट इंक्रीज एट लोअर pH. तो जो हमारा सॉल्युबिलिटी होती है ऑफ सॉल्ट ऑफ weak acids like phosphates यानी PO4 minus 3 increases at lower pH, and this is because of at the lower pH concentration of anion decreases due to its protonation, and this is then increase the solubility of the salt, so that KSP is equal to QSP. We have to satisfy two equilibria simultaneously. तो इसके लिए हम देखते हैं KSP is equal to m plus into x minus. तो ये कैसे होगा? HX aqueous gives H plus aqueous plus x minus x. तो Ka is equal to H plus into x minus upon HX. ये सभी इक्वेशन.
सो H plus into X minus is equal to Ka into HX। अब इस H को मैं यहाँ ले जाऊँ तो क्या होगा, X माइनस अपॉन HX is equal to Ka अपॉन H प्लस I। अब यहाँ पे मैं इनवर्स दोनों का बोथ साइड टेकिंग इनवर्स of both side and adding 1 we get, तो इसका इन्वर्स लेती हूँ मैं तो HX अपॉन X माइनस इज इक्वल टू H प्लस अपॉन Ka, और +1 लेना है, दोनों का +1 इधर ले लिया, इधर +1 ले लिया मैंने। तो अब क्या होगा इसमें, x माइनस प्लस HX होल ओवर x माइनस इज इक्वल टू H प्लस Ka अपॉन Ka। नाउ अगेन टेकिंग इनवर्स, और फिर से इसका इनवर्स लिया जाए तो अगेन टेकिंग इनवर्स, तो ये ऊपर आ जाएगा x माइनस अपॉन x माइनस प्लस HX इज इक्वल टू F is equal to Ka upon H plus in plus Ka and it can be seen that F decreases at pH decreases if S is solubility of the salt at the given pH, Ksp is equal to S into Fs is equal to S square, so where solubility S increase with H ion, तो H ion के साथ में solubility क्या होती है, इंक्रीज होती है with H ion and decrease with pH। तो ये क्लियर हो गया हमारा। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे अगले वीडियो में।